नमस्ते बच्चों। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारा इस वीडियो का लेक्चर 2 है। ठीक है, तो कल के वीडियो हमने देखो कि यहाँ पे देखा था ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख है। तो मैंने बताया था किसका, पुरुष सूक्त का। ठीक है, और पुरुष सूक्त किससे संबंधित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र से। बाकी इसका मैंने डिटेल दिया हुआ, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा। क्या प्लेलिस्ट का नाम है, लूसेंट जीके हिंदी मीडियम। ठीक है, हिंदी मीडियम। ठीक है, प्लेलिस्ट ये बना दिया हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो, जो बच्चे यहाँ पे नए आए हैं उनको मैं सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दूँ। मैं यहाँ पे करा के आ रहा हूँ। सबसे पहले देखो बेटा, आपका जो लूसेंट का बुक है, ठीक है, आपका लूसेंट का बुक है, ध्यान से समझना। ठीक है, लूसेंट का जो बुक है उसमें आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप वहाँ पे क्योंकि आपका एग्जाम में आने वाला है ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि इसको पढ़े कैसे। सबसे बड़ा इसका डाउट यही होता है, पढ़े कैसे। इसको पढ़ने का एकमात्र तरीका होता है, सबसे पहले आप उसको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिए, उसके बाद सब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे टाइम की वजह से नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लूसेंट का टोटल मैं बुक पढ़ूंगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे अभी भारत का इतिहास मेरा चल रहा है चैप्टर, तो भारत का इतिहास से अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बाद भारत का इतिहास से जितना भी हमको ऑब्जेक्टिव लगेगा, लेक्चर वाइज लेक्चर करके तुम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। लूसेंट से बाहर एक भी नहीं जाने वाला है, इतना गारंटी ले लेना। ठीक है, जो भी दूंगा लूसेंट का ही दूंगा। ठीक है बेटा, तो आप चाहो तो वहाँ पे बुक खोल के बैठ सकते हो और मेरा लेक्चर वाइज लेक्चर मिला सकते हो, एक एक टॉपिक को पढ़ के। ठीक है बेटा, तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलो, तो यहाँ पे देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझना, ऋग्वेद के इंद्र के लिए कितने रचनाएं की हैं। मतलब कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी रचनाएं की गई हैं। ठीक है, तो ये कितने की गई हैं, तो याद रखना बेटा 250 रचना की गई है। कितने की गई है, 250 रचना की गई है। और इंद्र से जो नीचे के देवता हैं, ठीक है, इंद्र से जो नीचे के देवता हैं उनके लिए कितना व्यवस्था किया गया है, 200 व्यवस्था किया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ऋग्वेद में अग्निदेव के लिए कितने रचनाएं की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 200। देखो, तुमको यहाँ पे एक्चुअल में कुछ करना नहीं, यहाँ पे मैं जैसे जैसे यहाँ पे तुम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे रहा हूँ, सेम वैसे तुम लोग बस याद कर लेना। एक बार बुक को पढ़ लेना। ठीक है, एक बार बुक को पढ़ने के बाद यहाँ पे तुमको खुद पता चल जाएगा कि बुक से ही आ रहा है या बुक से बाहर आ रहा है, ये जो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद चलो देखो, बीसी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, बीसी का पूरा नाम क्या होता है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। ठीक है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। ठीक है, लिख दे रहा हूं यहाँ पे, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। ठीक है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। अच्छा बेटा, आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझना। देखो, बीसी और ईसवी दो प्रकार का होता है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, तो अभी हम यहाँ पे हमने बीसी को देखा। तो बेटा याद रखना, बीसी जो होता है वो उल्टा चलता है। ठीक है, उल्टा कहने का मतलब क्या है, सपोज यहाँ पे बीसी का जो अवधि होता है वो 57 से 58 होता है। ठीक है, अभी हमने आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो 57 से 58 जो होता है, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, उल्टा चल रहा है। क्या चलेगा, अब उसके बाद क्या आएगा, 56 आएगा, 56 के बाद 55 आएगा, 55 के बाद 54 आएगा। मतलब ऐसे ऐसे जात की यहाँ पे ये जीरो फिर समाप्त हो जाएगा। जब जीरो पर ये समाप्त होगा उसके बाद फिर ईस्वी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा, बीसी का मतलब उल्टा चलता है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। ओके, चलने आगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो, एडी का पूरा नाम पूछ रहा है यहाँ पे। क्या पूछ रहा है बेटा, एडी का पूरा नाम बताइए। तो एडी, ठीक, एडी का पूरा नाम क्या है यहाँ पे, एनो डोमिनी। क्या नाम है एडी का पूरा नाम, एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी। देखो बेटा, यहाँ पे मैं आपका हर तरीका से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, आप बस मेरा सपोर्ट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। लूसेंट जो कि एसएससी रेलवे, मतलब जितना भी कंपटीशन का एग्जाम होता है तुम में सब में वो पूछेगा लूसेंट। तो कोई चीज का मतलब एकदम ध्यान ही रखना,
ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग मेरे पे भरोसा रखो, यहाँ पे मैं स्वयं द्वारा पढ़ के तुम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दूंगा, एक भी ऑब्जेक्टिव तुम्हारा यहाँ पे मिस नहीं करूंगा, आप चाहो तो मिला सकते हो, ठीक है। ऐसा यूट्यूब पर कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं देता है, सिर्फ वो बता देगा, बुक पढ़ा देगा, उसके बाद कहेगा कर लेना, जो भी आप समझ गए होंगे ऐसे करके चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग को समझते हुए यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो विक्रम संवत की अवधि क्या होती है बेटा, यहाँ पे विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत, 4 यहाँ पे मुख्य संवत हमको पढ़ना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन सा है, तो शक संवत है। क्यों है आगे बताऊंगा अभी। विक्रम संवत की अवधि क्या है, तो विक्रम संवत की अवधि बेटा याद रखना 57 से 58 BC है, ठीक है। 57 से 58 BC, ध्यान रहा यहाँ पे हम BC बोले हैं ना कि ईस्वी बोले हैं, ठीक है। BC मतलब उल्टा चलता है। अच्छा, विक्रम संवत की अवधि 57 से 58 BC है। एग्जाम में कभी तुमको आ गया, ठीक है, इसकी अवधि क्या है, या तो ऑप्शन में 57 दिया रहेगा या फिर 58 दिया रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। या तो 57 ही मिलेगा या तो 58 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक ही को मारना है, या फिर 57-58 दिया रहेगा तो फिर वो भी कर सकते हो, या तो फिर ज्यादा चांस 57 का ही रहता है, ठीक है। अच्छा, ये अभी 57-58 क्यों पड़ा, इसके पीछे कहानी है बेटा। देखो, उज्जैन के स्थानीय राजा थे जिनका अभी तक नाम ज्ञात नहीं है, ध्यान से समझना, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनो। उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे जिनका अभी तक नाम नहीं पता है। वो क्या किए थे, ठीक है, वो शकों को हराए थे, ठीक है। वो किसको हराए थे, शकों को हराए थे, ठीक है। जब उन्होंने शकों को हराया था तो उन्होंने ये कंफर्म नहीं कर पाया था, ठीक, कंफर्म नहीं कर पाया था कि 57 BC है या फिर 58 BC है, ठीक है। तो इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने 57 और 58 BC यहाँ पे नाम रख लिया है, ठीक है। उसी के उपलक्ष्य में शकों को हरा दिया था ये, ठीक है, समझ में आ गया। बाद में फिर इन्हीं का नाम विक्रमादित्य पड़ा था, ठीक, विक्रमादित्य, इन्हीं के नाम पर विक्रम संवत यहाँ पे रखा गया। चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। शक संवत, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया है, शक संवत की अवधि क्या है, ठीक है। देखो शक संवत की अवधि क्या है, तो शक संवत की अवधि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो शक संवत क्या आपका हो जाएगा 78 ईस्वी। बेटा ध्यान देना, हमने यहाँ पे ईस्वी बोला है, 78 ईस्वी। और यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो हम लोग का जो कैलेंडर है वो किस पे आधारित है, जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। हम लोग कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे लिख लेना हेडिंग डाल के कि मनुष्य मतलब ऐसे लिखना कि हम लोग कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग मतलब इंसान लोग कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर, और ग्रेगोरियन कैलेंडर कहाँ से लिया गया है, तो शक संवत से ही लिया गया है, याद रखना, शक संवत से ही लिया गया है। ये भी एक तुम्हारा प्रश्न बन सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत में आक्रमण करने वाली शक्तियों का नाम बताइए, ठीक है। प्राचीन भारत में आक्रमण करने वाली शक्तियां कौन सी हैं, तो याद रखना बेटा हिंद, ठीक है, हिंद लिख देता हूं, हिंद यूनानी शक, यही शक थे, ठीक है, यही शक था, हिंद यूनानी शक, पहल्लव, कुषाण, ठीक है। अब देखो यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट भी बनता है, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा से समझो इसको। क्या बोल रहा है, प्राचीन भारत में आक्रमण करने वाली शक्तियों का नाम बताइए, एकदम ध्यान से समझो, याद हो जाएगा। हिंद यूनानी, ठीक, सबसे पहला कौन था, हिंद यूनानी शक। अच्छा, अभी शक से क्या रिलेटेड है, तो बेटा अभी हमने यहाँ से पढ़ा था ना विक्रम संवत की अवधि क्या है, ठीक है, 57-58 BC। अब यहाँ पे मैंने कहानी के तौर पे बताया था कि उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे जिनका नाम नहीं पता है, उन्होंने शकों को हराया था, तो यही शक को हराए थे, ठीक है, यही शक को हराए थे। भारत के आक्रमण करने वाली प्राचीन शक्तियां में से एक है ये शक, इसी को हराए थे। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे आपका 57 से 58 BC रखा गया था, याद रहेगा, ठीक है। यही शक थे जो कि भारत की प्राचीन आक्रमण करने वाली शक्तियां थी। उसके बाद शक हो गया, पहल्लव हो गया, कुषाण हो गया, ठीक। अच्छा, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, कनिष्क था, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे तुम इंपोर्टेंट जो मेरे को लग रहा है वो दे दूंगा, ठीक है। वैसे तुम लोग मेरे इस नोट्स पे भरोसा रखो, इससे बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे मैं एक टॉपिक को दे दे रहा हूँ। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, विक्रमादित्य की उपाधि अभी तक कितने लोगों ने ग्रहण की है। अच्छा, ये सोच के बताओ, विक्रमादित्य की उपाधि अभी तक कितने लोगों ने ग्रहण की है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो याद रखना बेटा 14 लोगों ने अभी तक विक्रमादित्य की उपाधि को ग्रहण करके रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखें,
देखो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? अभी जस्ट मैंने बताया था कनिष्क, कनिष्क था। ठीक है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। अच्छा, अभी जस्ट मैंने बताया था ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पर आधारित है? तो बेटा शक संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है ग्रेगोरियन कैलेंडर, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। भारत में चैत माह की शुरुआत किस दिन से शुरू होता है? ठीक है, चलो अब देखो हमारा जो हिंदू धर्म है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो भारत का धर्म है वो कौन सा है? चैत, बैसाख, सावन, आषाढ़ ऐसे ही होता है ना, मेरे को याद नहीं है, लेकिन सबसे जो शुरुआत होता है, ठीक है, जैसे इंग्लिश महीना में क्या है, इंग्लिश महीना में शुरुआत होता है जनवरी से, ठीक, और खत्म होता है दिसंबर पर। ठीक है, दिसंबर में होता है ना, लेकिन यहाँ पे हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग, ठीक है, हिंदी संस्कृति के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे शुरू तुम्हारा होता है चैत्र से शुरू होता है और फागुन पे खत्म होता है। ठीक है, चैत्र पे शुरू होता है और फागुन पे खत्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या पूछ रहा है, भारत का चैत महीना किस दिन से शुरू होता है? तो बेटा याद रखना, जो भारत का चैत महीना है वो 22 मार्च से शुरू होता है। ठीक है, कब से शुरू होता है? 22 मार्च से शुरू होता है। अच्छा, एक प्रश्न तुम लोग यहाँ पे और बना लो कि भारत में ऐसे लिखो, भारत में फागुन की अंतिम तिथि, ठीक है, अंतिम तिथि क्या है? अंतिम तिथि क्या है? तो बेटा याद रखना ये है तुम्हारा 21 मार्च, 21 और 22 मार्च दोनों याद रहेगा। ठीक है, 21 मार्च है ये। ठीक है, सबसे पहले देखो भारत का यहाँ पे तुम्हारा क्या क्वेश्चन था, ध्यान से समझो, वीडियो स्किप मत करना। भारत का चैत महीना माह किस दिन से शुरू होता है? तो चैत महीना का शुरुआती दिन होता है 22 मार्च। वही तुम्हारा एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ले लिया, भारत में फागुन की अंतिम तिथि, ठीक है, क्या है? तो यहाँ पे तुम्हारा 21 मार्च हो गया। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखो, शक संवत एवं विक्रम संवत के मध्य अंतर। उससे पहले यहाँ पे मैं तुम लोग को थोड़ा बता दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ यहाँ पे इंपोर्टेंट नोट्स देके यहाँ पे सबसे पहले लिख लो। देखो हम लोग यहाँ पे कितना संवत को लेकर चल रहे हैं, एकदम ध्यान से समझना यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैं ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा, ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से नहीं बन सकता, इसलिए मैं यहाँ पे तुम लोग को अच्छा से समझा दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। शक संवत क्या होता है? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 4 संवत को लेकर चलेंगे। ठीक है, 4 संवत को लेकर चलेंगे। सबसे पहले कौन संवत? विक्रम संवत, अभी मैंने पढ़ा था, विक्रम संवत को हम यहाँ पे सबसे पहले लेके चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लेके चलेंगे शक संवत को। वीडियो पसंद आ रहा है बेटा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। शक संवत को लेके चलेंगे। उसके बाद कौन सा लेके चलेंगे? गुप्त संवत को लेके चलेंगे, गुप्त संवत को लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे हिजरी संवत को लेके। कैसा? हिजरी संवत को लेके चलेंगे। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद जस्ट मैंने बताया था विक्रम संवत की अवधि क्या होती है, तो कहोगे सर 57 से 58 BC। ध्यान रहे BC है, 57 से 58 BC। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद कहोगे सर शक संवत की अवधि क्या है, तो बेटा याद रखना शक संवत की जो अवधि है वो 78 ईस्वी है। ठीक है, 78 ईस्वी है। उसके बाद गुप्त संवत की क्या है, तो गुप्त संवत की 319 से 320। हर संवत के पीछे कहानी है, अभी आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हिजरी संवत का क्या है, तो हिजरी संवत का 622 ईस्वी है। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, अगर एग्जाम में पूछे कि कौन सा कौन सा संवत मुस्लिम समुदाय से संबंध रखता है, तो बेटा याद रखना मुस्लिम समुदाय से हिजरी संवत संबंध रखता है। पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, हिजरी संवत मुसलमान के संवत से ये संबंधित रखता है। हिजरी संवत क्या है, इसका अवधि 622 ईस्वी। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे देखो, BC और ईस्वी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसलिए ध्यान देना। BC और ईस्वी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। आगे देखते हैं बेटा, आगे देखो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन कहा था शक संवत, ठीक है, एवं विक्रम संवत के मध्य अंतर। यहाँ पे देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज करेंगे, शक संवत एवं विक्रम संवत के मध्य अंतर मतलब कि ये घटाने के लिए बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में कितना का गैप है, कितना का डिफरेंट है। तो यहाँ पे जस्ट अभी मैंने बताया शक संवत का कितना लिया, तो 78 ईस्वी लिया। ठीक है, शक संवत का कितना है, 78 ईस्वी है। ठीक, अब उसके बाद विक्रम संवत का क्या होता है, 57 से 58 BC, लेकिन हम यहाँ पे 57 को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेना 78 ईस्वी है, तुम क्या करोगे, 78 ईस्वी है, अंतर निकालना है
57 माइनस कर देंगे, यही करोगे, 57 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, मतलब 21 साल का अंतर है, यही कहोगे ना। अंतर बोला है तो दोनों को जब घटा देंगे तो यहाँ पे डिफरेंट निकल जाएगा। लेकिन बेटा ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, थोड़ा माइंड लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि यहाँ पे देखो ये तुम्हारा BC है, क्या ये BC है और BC उल्टा चलता है, यहीं पे सोचने वाली बात थी। BC उल्टा चलता है और इस भी आगे चलता है, तो BC कहने का मतलब क्या है, अभी 57 BC है, ठीक है। 57 के बाद 56 होगा, 55 होगा, 54 होगा, 54 होगा, 53 होगा, 52 होगा, 51 होगा, ठीक है, 50 होगा। ऐसे 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 करते 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 एक बार ये कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, मतलब कि 0 ईस्वी स्टार्ट हो जाएगा। फिर वहां से BC खत्म होकर 0 ईस्वी स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दो, यहाँ पे तुमको 57 को माइनस नहीं प्लस करना है, क्योंकि 0 से जब ये ईस्वी शुरू होगा तो एक न एक बार यहाँ पे 57 पे पहुंच ही जाएगा, 57 ईस्वी पे। तो यहाँ पे हमको क्या लेना है, यहाँ पे हमको सबसे पहले शक सम्मत 78 ईस्वी लेना है, उसके बाद 57 ईस्वी लेना है, ठीक है। दोनों को प्लस कर दो, 8 7 15 के 5, हासिल 1 7 5 12 1 13, मतलब 135 वर्ष का डिफरेंट है। कितना का है, 135 वर्ष का यहाँ पे आपका डिफरेंट है बेटा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 135 वर्ष, समझ गए। चलो आगे देखो, गुप्त संवत किसने चालू किया, तो याद रखना गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने चालू किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने चालू किया, ठीक। 31 यहाँ पे यजुर्वेद की रचनाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, यजुर्वेद की रचनाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, अधर्यु कहते हैं, ठीक है। अधर्वयु कहते हैं, याद रहेगा। चलो आगे देखो, आगे तुम्हारा यहाँ पे है, इसको साफ कर लेते पहले। गद्य एवं पद्य दोनों, क्या प्रश्न है, गद्य एवं पद्य दोनों किस वेद में यहाँ पे होगा, किस वेद में उपस्थित है। तो बेटा याद रखना, गद्य एवं पद्य दोनों किस में उपस्थित है, तो यजुर्वेद में उपस्थित है, यजुर्वेद में उपस्थित है। देखो बेटा मैं तुम लोग से इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम नहीं है, ठीक है। जॉब लेने की बात सोच रहे हो तो उसमें कहीं कोई गारंटी नहीं है, कहीं से भी पूछ दिया जा सकता है। मतलब ऐसे मत सोचना कि नहीं ये वाला चलो ना छोड़ देते हैं, आगे वाला देख लेंगे, क्या पता जो तुम छोड़ो वही वाला आ जाए। तो ये मत सोच के चलना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना जीके में, क्योंकि जीके एक अथाह समुद्र की तरह होता है। इसमें तुम्हारा हिंदी से लेके इंग्लिश से लेके मैथ से लेके बायोलॉजी से लेके इतिहास भूगोल नागरिक सब पूछ देता है, यही जीके। तो यहाँ पे तुमको एक लिमिटेड सिलेबस नहीं प्रोवाइड है कि तुम यहाँ से करोगे ऐसे करोगे, नहीं। जीके एक अथाह समुद्र की तरह होता है, जिसमें तुमको कूदना ही पड़ेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सामवेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। देखो तो सामवेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, उदात्री कहते हैं, ठीक है, उदात्री कहते हैं, ठीक है। तो आज का यहाँ पे लेक्चर आपका समाप्त हो गया, लेक्चर 2। आई होप बेटा तुम लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना प्लीज, ठीक है। जो भी बच्चे नए आए हैं अगर उनको समझ में आया वो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कल हम लोग लेक्चर 3 को देखेंगे। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है बेटा। धन्यवाद।